नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, बिग पिक्चर शुरू करने से पहले एक सवाल आप बताइए कमेंट में लिखकर कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है। जी हां, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है। अगर आपने कहा कि मुंबई का JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, तो आप अभी पुरानी जानकारी पर हैं। आज इंडिया का नंबर 1 मेजर पोर्ट है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला, जिसे हम अभी भी आम बोलचाल में कांडला पोर्ट कहते हैं। गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इसने 160.11 मिलियन मीट्रिक टन्स कार्गो हैंडल किया है। जी हां, किसी भी इंडियन मेजर पोर्ट का सबसे बड़ा आज तक का रिकॉर्ड है। तो एक तरफ ये जश्न का माहौल है, लेकिन उसी पोर्ट पर एक और तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मार्च 2026 में कांडला पोर्ट पर 15,000 से 20,000 कंटेनर्स फंसे हुए थे। एक्सपोर्ट गेटिंग बंद हो गई थी, वेसल्स ने आना बंद कर दिया। राइस एक्सपोर्टर्स के 4 लाख टन यानी लगभग 3,000 कंटेनर चावल बंदरगाह पर पड़े रहे, जाने का कोई ठिकाना नहीं। और जो फ्रेट पहले $800 से लेकर $1,500 पर कंटेनर था, वो इमरजेंसी सरचार्जेस मिलाकर 4,000 से $6,500 पर कंटेनर तक पहुंच गया। यानी एक तरफ तो रिकॉर्ड है हमारे पास में जश्न मनाने के लिए और दूसरी तरफ है क्राइसिस। तो आज इस बिग पिक्चर में हम यही समझेंगे कांडला पोर्ट पर असल में हो क्या रहा है, राइस एक्सपोर्टर्स को क्यों नुकसान हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है और इसका रास्ता क्या है। कांडला पोर्ट इंडिया का सबसे बिजी मैरीटाइम गेटवे है। पहले यह समझना जरूरी है कि कांडला पोर्ट हमारे लिए एक्सपोर्टर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कांडला गुजरात के कच्छ जिले में है, अरब सागर के किनारे पर है। यह पोर्ट मेनली उत्तर और मध्य भारत को सर्व करता है। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, उनका ट्रेड कांडला से होता है। इंडिया के सभी मेजर पोर्ट्स में से कांडला 40% नेशनल कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करता है। जी हां, 40%। यह एक नंबर ही बताता है कि इस पोर्ट का कोई बंद होना या स्लो होना पूरे उत्तर और पश्चिम भारत की सप्लाई चेन को कैसे हिला सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कांडला ने क्या क्या हैंडल किया, ये समझते हैं। तो कंटेनर ट्रैफिक की बात करें तो इसमें 54% की बढ़त आई, फर्टिलाइजर्स में 32% की बढ़त आई और लिक्विड कार्गो में 23.4% की बढ़त और आयरन एंड स्टील में 43% की बढ़त। और यही वजह है कि कोल और क्रूड में कुछ गिरावट के बावजूद पोर्ट ने 160.11 मिलियन टन का रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल यह था 150 मिलियन टन। तो पोर्ट के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह ने नेशनल मैरीटाइम डे पर कहा कि अब टारगेट है 170 मिलियन टन का, यानी कि पोर्ट ग्रो कर रहा है, एम्बिशन है, रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन इसी पोर्ट पर जब वेस्ट एशिया में जंग छिड़ी तो एक अलग ही कहानी शुरू हो गई। 28 फरवरी 2026 वो दिन जब सब बदल गया। 28 फरवरी 2026 यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसी दिन से हॉर्मुज स्ट्रेट प्रैक्टिकली बंद हो गया। और हॉर्मुज बंद होने का मतलब मिडिल ईस्ट जाने वाले ऑलमोस्ट सभी शिपिंग रूट्स या तो बंद हो गए या बेहद रिस्की हो गए। कांडला पोर्ट जो कि इंडिया का वेस्टर्न गेटवे है, उसका एक बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, इराक, ये सब कांडला के नेचुरल कस्टमर्स हैं। जैसे ही हॉर्मुज पर खतरा बढ़ा, शिपिंग लाइंस ने एक के बाद एक फैसले लिए। मायर्स्क, MSC जैसी बड़ी कंपनीज ने वेसल्स को रीरूट करना शुरू किया अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते। जिस वॉयज में पहले 10 से 12 दिन लगते थे, वो रास्ता अब 22 से 26 दिन का हो गया। वेसल्स ने गल्फ की तरफ आना बंद किया और जो वेसल्स पहले से बुकिंग्स ले चुके थे, उन्होंने सेलिंग्स पोस्टपोन कर दी। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला ने खुद एक नोटिस जारी किया, लिखा कि owing to the prevailing war situation and heightened maritime security concerns in the affected regions, vessels and cargo movements have been impacted.
एक्सपोर्ट गेट इन यानी वो प्रोसेस जिसमें एक्सपोर्टर्स अपने कंटेनर्स पोर्ट टर्मिनल में लाते हैं ताकि वेसल पर लोड हो सके, वो सस्पेंड हो गई। KICTPL यानी कांडला इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल ने गेट इन बंद कर दिया। एफिशिएंट मैरीन सर्विसेज ने MV इंटरसिडनी और MV लिब्रा जैसे वेसल्स के लिए गेट मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी। नतीजा 15,000 से 20,000 कंटेनर्स कांडला पोर्ट पर फंस गए। राइस एक्सपोर्टर्स पर इसकी सीधी मार पड़ी। 4 लाख टन चावल अधर में अटक गया। जी हां, अब वही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है राइस एक्सपोर्टर्स की। ईरान भारत के बासमती राइस का सबसे बड़ा बायर है। UAE, सऊदी अरेबिया, इराक, ये सब मिलकर भारत के बासमती एक्सपोर्ट का 50% से ज्यादा लेते हैं और यह सारे मार्केट्स हॉर्मुज के उस पार। जब हॉर्मुज बंद हुआ तो इन ट्रांजिट पोर्ट्स पर और डेस्टिनेशन पर करीब 4 लाख टन चावल फंस गया, यानी लगभग 3,000 कंटेनर्स। कांडला और मुंद्रा पर राइस एक्सपोर्टर्स के कंटेनर्स यार्ड्स में खड़े रहे, कोई वेसल नहीं, कोई सेलिंग नहीं। इस पर इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने कॉमर्स मिनिस्ट्री को पत्र लिखा, तत्काल असिस्टेंस मांगी। एक्सपोर्टर्स माउंटिंग स्टोरेज कॉस्ट बियर कर रहे थे। पोर्ट में कंटेनर जितना ज्यादा दिन रहेगा, डीमरेज उतनी ज्यादा लगेगी। एक राइस एक्सपोर्टर ने 30,000 टन राइस की डिस्पैच जो मार्च के लिए प्लान्ड थी वो डिफर कर दी, क्योंकि जहां भेजना था वहां वेसल नहीं थी और रूट भी सेफ नहीं था। और जो वेसल्स ऑलरेडी बुक हो चुके थे, फरवरी के फ्रेट रेट्स पर उनके एक्सपोर्टर्स और भी मुश्किल में फंस गए थे। फरवरी में फ्रेट रेट था $800 से $1,500 पर कंटेनर और मार्च में इमरजेंसी सरचार्जेस के बाद वही रेट हो गया 4,000 से $6,500 पर कंटेनर। अब सवाल यह है कि लॉस कौन उठाएगा? एक्सपोर्टर उठाएगा? और इससे भी बड़ा वो सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि इसमें आखिर गलती किसकी है। तो दोस्तों, इसका जवाब 1-2 लाइंस में नहीं है। जिम्मेदारी बटी हुई है और हर हिस्से को हमें ईमानदारी से देखना होगा। पहली जिम्मेदारी, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। वेस्ट एशिया में जो हुआ वो किसी एक देश या किसी एक पॉलिसी का नतीजा नहीं था, यह एक ग्लोबल क्राइसिस है। हॉर्मुज एक चोक पॉइंट है जिस पर इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है, यह फोर्स मेज्योर है। लेकिन यह जानते हुए कि इंडिया का 46 से 50% क्रूड और एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट इसी रूट से जाता है, क्या इंडिया ने अल्टरनेट रूट्स पहले से डेवलप किए थे? नहीं, यह एक सिस्टमेटिक फेलियर है। और दूसरी जिम्मेदारी, शिपिंग लाइंस। मार्स्क, MSC और दूसरी ग्लोबल शिपिंग लाइंस ने तुरंत इमरजेंसी सरचार्जेस लागू कर दिए, $2,000 से $4,000 पर कंटेनर। इन सरचार्जेस पर इंडिया के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने आपत्ति जताई और पोर्ट्स को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के SOPs फॉलो करने के लिए कहा, जिसमें डिमरेज वेवर्स शामिल हैं। JNPA ने 3,000 एक्सपोर्ट बॉक्सेस के लिए स्टोरेज वेवर्स दिए, लेकिन सरचार्जेस शिपिंग लाइंस के हाथ में है, भारत सरकार के नहीं। तीसरी जिम्मेदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। कांडला पोर्ट ने रिकॉर्ड ट्रैफिक हैंडल किया है, लेकिन क्राइसिस में उसकी लिमिट्स दिखाई दी। जब 15,000 से 20,000 कंटेनर्स एक साथ फंस गए तो यार्ड कैपेसिटी प्रेशर में आई। पोर्ट ने होल्डिंग स्पेस अरेंज किया और रेफर कंटेनर्स के लिए पावर सप्लाई सुनिश्चित की, लेकिन यह रिएक्टिव था, प्रोएक्टिव एक्शन नहीं था। टूना टेकरा मेगा कंटेनर टर्मिनल अभी बन रहा है। 4,243 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है और डीपी वर्ल्ड इसे डेवलप कर रहा है। 2.19 मिलियन TEUs की कैपेसिटी। जी हां, जो दर्शक नहीं जानते तो मैं उनको बताता चलूं कि TEUs का फुल फॉर्म है 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स। जी हाँ, खैर यह जब तैयार होगा तब तैयार होगा और तब कंटेनर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अभी की क्या सिचुएशन है? तो अभी कैपेसिटी टाइट है और जब यह क्राइसिस आया तो वह टाइटनेस हम सबके सामने आ गई। मैगरेल बूस्टर निवोमो की टेक्नोलॉजी जो बल्क कार्गो मूवमेंट बेहतर करेगी, वो भी पायलट स्टेज पर है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है और स्पीड स्लो है। अब बात करते हैं चौथी जिम्मेदारी की। तो चौथी जिम्मेदारी में है इंडिया की इनकंसिस्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी। जी हां दोस्तों, ये वो जिम्मेदारी है जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि यह हमारी अपनी है।
2022 में राइस एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई और 2023 में बैन और 2024 में फिर बैन हटाया, एमईपी लगाया और फिर एमएपी हटाया। इस इनकंसिस्टेंसी ने क्या किया? वेस्ट अफ्रीकन बायर्स और मिडिल ईस्टर्न बायर्स दोनों के मन में एक सवाल पैदा किया, क्या इंडिया एक रिलायबल सप्लायर है? और जब 2026 में ये क्राइसिस सिर पर आया तो उन बायर्स के पास अल्टरनेट अरेंजमेंट्स थे, क्योंकि वो 2023 में एक बार गच्चा खा चुके थे। यह पुरानी गलती का नया नुकसान था। क्या सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में नाकाम हो रही है? यह एक फेयर सवाल है और इसका जवाब न्यूआंस्ड है। सरकार ने रोड टैप रिस्टोर किया मार्च 23 को, यह सही था, लेकिन सिर्फ 31 मार्च तक, 6 दिन के लिए। इससे एक्सपोर्टर्स को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कोई मदद नहीं मिली। बाद में बढ़ाया वो अलग। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने सरचार्जेस पर आपत्ति जताई। जेएनपीए ने स्टोरेज वेवर्स दिए। ये कदम अच्छे थे, लेकिन रिएक्टिव थे, प्रोएक्टिव नहीं थे। कांडला पोर्ट ने क्राइसिस में 22 वेसल्स 72 घंटों में हैंडल करने की कैपेसिटी दिखाई। यह पॉजिटिव है, लेकिन वॉर रिस्क इंश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने कॉमर्स मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और सहायता मांगी, इंश्योरेंस रिलीफ मांगा, अल्टरनेट रूट्स के लिए फ्रेट सब्सिडी मांगी। यह रिक्वेस्ट अभी तक पूरी तरह से एड्रेस नहीं हुई। $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट है 2030 तक, लेकिन जब एक्सपोर्टर्स पर क्राइसिस आती है तो रिस्पांस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। वियतनाम के जब एक्सपोर्टर्स क्राइसिस में होते हैं तो स्टेट बैक्ड इंश्योरेंस मैकेनिज्म तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। थाईलैंड के पास एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं जो फ्रेट शॉक एब्जॉर्ब करती हैं। इंडिया के पास ईसीजीसी यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, लेकिन वॉर रिस्क कवर और क्राइसिस टाइम फ्रेट सपोर्ट के लिए उसके इंस्ट्रूमेंट्स अभी उतने रोबस्ट नहीं हैं। यानी नाकामी पूरी नहीं है, लेकिन रिस्पांस सिस्टम को और मजबूत करना होगा। दोस्तों, अब इसके सॉल्यूशंस भी देखने होंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े करना नहीं है। हम सवाल खड़े करने के साथ साथ ये भी देखना चाहते हैं और ये भी बताते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, संभावित सॉल्यूशंस क्या हैं। तो हम वो सॉल्यूशंस देखते हैं और अब वो रास्ते जो इस क्राइसिस से हमें निकाल सकते हैं। तो पहला, अल्टरनेट शिपिंग रूट्स डेवलप किए जाएं। केप ऑफ गुड होप रूट लंबा है लेकिन सेफ है। अफ्रीका को एक्सपोर्ट इस रूट से हो सकता है। गवर्नमेंट को इस रूट के लिए फ्रेट सपोर्ट या सब्सिडी देनी चाहिए, कम से कम क्राइसिस पीरियड में तो अवश्य ही देनी चाहिए। ईस्टर्न पोर्ट्स काकीनाडा, विजाग, कोलकाता से अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के लिए अल्टरनेट रूटिंग एक्सप्लोर होनी चाहिए। यह डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म में भारत को रेजिलिएंट बनाएगी। दूसरा, वॉर रिस्क इंश्योरेंस का स्टेट बैक्ड मैकेनिज्म बनाना चाहिए। जब कॉमर्शियल इंश्योरेंस ने कवर देना बंद किया तो एक्सपोर्टर्स अकेले पड़ गए। गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी वॉर रिस्क इंश्योरेंस पूल बनाना चाहिए, जहां ईसीजीसी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मिलकर क्राइसिस में कवर दें। यह मैकेनिज्म कोरिया, जापान और चाइना के पास है और इंडिया को यह बनाना ही होगा। तीसरा, टूना टेकरा टर्मिनल और मैग रेल के काम में तेजी लानी होगी। 4,243 करोड़ का टूना टेकरा कंटेनर टर्मिनल, इसकी कंप्लीशन टाइमलाइन को और टाइट करना होगा। 2.19 मिलियन TEUs की एक्स्ट्रा कैपेसिटी जब यह आएगी तब कंजेशन की समस्या काफ़ी हद तक हल होगी। मैग रेल बूस्टर पायलट सफल हो तो उसे स्केल करो, बल्क कार्गो मूवमेंट तेज होगा, टर्न अराउंड टाइम कम होगा। और चौथा, डीमरिज वेवर को ऑटोमेटिक किया जाए। क्राइसिस में डीमरिज वेवर के लिए एक्सपोर्टर्स को सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है, इसे ऑटोमेटिक और स्विफ्ट बनाना होगा। फोर्स मेजर सिचुएशंस डिक्लेयर होते ही ऑटोमेटिक वेवर मिल जाना चाहिए, बिना किसी ब्यूरोक्रेसी के, बिना किसी झंझट के। और पांचवा और सबसे जरूरी, सबसे अहम, एक्सपोर्ट पॉलिसी को कंसिस्टेंट बनाना होगा। यह सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। राइस एक्सपोर्ट बैन, एमईपी ड्यूटी, इन सब को एक प्रेडिक्टेबल फ्रेमवर्क में बांधना होगा। अगर डोमेस्टिक शॉर्टेज हो तो बजाय सडन बैन के एक ट्रांसपेरेंट क्वार्टरली कोटा सिस्टम हो, जहां एक्सपोर्टर्स और इंटरनेशनल बायर्स दोनों को एडवांस में पता चले कि सिचुएशन क्या है। अगर इंडिया को रिलायबल एक्सपोर्टर की रेपुटेशन बनानी है,
बरकरार रखनी है तो पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को खत्म करना ही होगा। वियतनाम स्टडी है, थाईलैंड स्टडी है, इसीलिए वेस्ट अफ्रीका में उनका शेयर बढ़ रहा है और भारत का शेयर घट रहा है। $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट तभी मिलेगा, तभी हासिल होगा जब एक्सपोर्टर्स को 3 चीजें मिले: प्रिडिक्टेबल पॉलिसी, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राइसिस में गवर्नमेंट का सपोर्ट। दोस्तों, कांडला पोर्ट का रिकॉर्ड 160 मिलियन टन एक असली अचीवमेंट है, इसे सेलिब्रेट करना ही चाहिए। लेकिन उसी पोर्ट पर 15,000 से 20,000 जब कंटेनर्स फंसे रहे, 4 लाख टन चावल धूप में पड़ा रहा, वेसल का इंतजार करता रहा और एक्सपोर्टर्स को $3,000 से $5,000 पर कंटेनर का अनएक्सपेक्टेड सरचार्ज झेलना पड़ा और जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने रेट्स पर थे उन्हें इसका सीधा नुकसान हुआ। ये दोनों तस्वीरें एक साथ सच हैं, रिकॉर्ड और क्राइसिस दोनों एक ही पोर्ट पर। इसका मतलब यह नहीं है कि पोर्ट बुरा है, इसका मतलब यह है कि ग्रोथ के साथ साथ रेजिलियंस भी बनानी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो लेकिन क्राइसिस रिस्पांस सिस्टम भी तैयार हो। ट्रैफिक रिकॉर्ड बने लेकिन कंजेशन मैनेजमेंट भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम अटक जाते हैं। एक्सपोर्ट टारगेट $2 ट्रिलियन का बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्सपोर्टर को बिना उसकी गलती के नुकसान ना उठाना पड़े। कांडला इंडिया का गेटवे है और उस गेटवे को सिर्फ बड़ा नहीं मजबूत बनाना होगा और वो मजबूती आएगी कंसिस्टेंट पॉलिसी से, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से और क्राइसिस में तत्काल गवर्नमेंट सपोर्ट से। और यही है कांडला पोर्ट की असली बिग पिक्चर और हमारे एक्सपोर्ट तंत्र का सबसे जरूरी हिस्सा। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ के साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इससे न सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है बल्कि हमारी टीम भी मोटिवेट होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।